है। इस दौरान हुकूमत ने मुतअद्दिद इनिशिएटिव्स लिए, चाहे वो मुल्की मईशत का मैदान हो, दाखिली अमूर हो, खारजी अमूर हो या इंसदाद करप्शन के हवाले से। ताहम जो मुल्क की अपोजिशन है वो हुकूमत की कारकर्दगी पर बहुत से सवाल उठा रही है। आज की इस तवील दौरानी के नशिस्त में हम इन हवालों से गुफ्तगू करेंगे और आज की हमारी जो मेहमान शख्सियत हैं वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। वालेकुम सलाम। नाज़रीन, आज के शो में सवाल जवाब का सेशन होगा और उसके साथ मेरे साथ मौजूद हैं टीवी एंकर्स का एक नुमाइंदा पैनल, उनका भी तारुफ आपसे करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हामिद मीर साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जियो टेलीविजन से मुंसलिक हैं। हामिद मीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। उनके बराबर में तशरीफ फरमा है कामरान शाहिद साहब, आप दुनिया न्यूज से वाबस्ता हैं और अपना शो करते हैं। कामरान शाहिद साहब को भी वेलकम करेंगे। उनके बराबर में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ARY न्यूज से वाबस्ता हैं और द रिपोर्टर्स के नाम से प्रोग्राम करते हैं साबिर शाकिर, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। मेरे बराबर में तशरीफ फरमा है सादिया अफजाल साहिबा, चैनल 92 से मुंसलिक हैं और अपना प्राइम टाइम शो करती हैं। सादिया, आपको भी वेलकम करती हैं। उनके बराबर में तशरीफ फरमा है इमरान खान, जो कि एक्सप्रेस टेलीविजन से वाबस्ता हैं, उनको वेलकम करेंगे। आपका अपना शो है 8 बजे का। और लास्ट बट नॉट एट ऑल द लीस्ट, डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, GNN से वाबस्ता हैं। डॉक्टर साहब, आपको भी वेलकम। पहले तो प्राइम मिनिस्टर साहब, गुफ्तगू का आगाज करने से कबल मैं, चूंकि आपसे बराह रास्त मीडिया इंटरेक्शन हो रहा है, तो मैं आपका एक्नॉलेज करूंगा ऑन एयर कि जब आपसे इंटरव्यू किया था उस वक्त आप प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, तो आपने कहा था अगर आप वज़ीर आज़म बन गए तो पाकिस्तान टेलीविजन पे जो सेंसरशिप है उसको खत्म कर देंगे। तो वाकईतन वो सेंसरशिप इस वक्त खत्म हो चुकी है और हम उम्मीद करेंगे कि ये पॉलिसी कंटिन्यू करेगी। मुख्तसर सा मेरा सवाल है, 100 दिन आपको मुकम्मल हो गए हैं, आपने अपना परफॉर्मेंस चार्ट भी दिया है, 34 में से 18 इनिशिएटिव्स आप लोगों ने मुकम्मल कर लिए, लॉन्च स्टेज में 16 पे काम हो रहा है। अवाम की बहुत, जनाब वज़ीर आज़म, आपसे तवक्कुआत और उम्मीदें हैं। अगर मैं आपसे पूछ पाऊं, इन 100 दिनों में आप, अगर से अरसा कलील है लेकिन आपने खुद ही इसका तयन किया था, किस हद तक आवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतर पाए हैं? आर वी बेटर ऑफ टुडे एज वी वर 100 डेज बिफोर? दो चीजें, पहले तो देखिए सेंसरशिप क्यों बुरी होती है और जब आप इंफॉर्मेशन को छुपाते हैं, वो कौन छुपाने की कोशिश करता है? वो छुपाने की कोशिश करता है जिसको खौफ होता है कि मैं कोई चीजें ऐसी कर रहा हूं जो मैं पब्लिक में नहीं लाना चाहता। जी, जमहूरियत के अंदर और आमरीत में फर्क ये है कि जमहूरियत के अंदर आपको ट्रांसपेरेंट होना पड़ता है। सारा जो नेशनल असेंबली और इंडिपेंडेंट मीडिया का मकसद ही ये होता है कि वो आपके ऊपर एक वॉच डॉग बने, आपको चेक करे, आपके गलत काम की निशानदेही करे। जब आप इंफॉर्मेशन के ऊपर क्लैंप डाउन करते हैं, इसका मतलब कि आपको खौफ है कि कोई चीज ऐसे निकल गई जो मैं गलत कर रहा हूं। मैं ये चाहता हूं कि हमारी गवर्नमेंट जितनी भी ट्रांसपेरेंट हो, इतनी ट्रांसपेरेंट हो, कोई भी पहले गवर्नमेंट ना हुई हो। और उसकी वजह यह है कि मेरे इंटरेस्ट में है कि मेरे वजीरों के ऊपर नजर रखी जाए, मेरे पर नजर रखी जाए। और इससे होता क्या है कि जो जमहूरियत की जो नंबर 1 चीज होती है, पब्लिक गवर्नमेंट को अकाउंटेबल रख सकती है। तो मैं पहले ये चीज वाज़ेह करना चाहता हूं, क्योंकि हमें कोई इस चीज के ऊपर खौफ नहीं है। मैं, अगर मेरा कोई वजीर गलत काम कर रहा है तो मैं चाहता हूं कि वो एक्सपोज हो। ठीक। सेकेंडली जी, ये 100 डेज की बात देखें, 100 डेज में बेसिकली एक आपका डायरेक्शन क्लियर हो जाता है कि हुकूमत जा किधर रही है। यानी 100 डेज में तो अचीवमेंट नहीं हो सकती ना, वो तो आपका PC1 बनता है। मतलब आपने पुल बनाना है, वो पुल 100 डेज में तो नहीं बनेगा ना, आप उसकी प्लानिंग करेंगे और उसके बाद होगा। तो इसका डायरेक्शन है, मैं सिर्फ इसकी डायरेक्शन आपको देना चाहता हूं कि हमारा डायरेक्शन क्या है। हमारा डायरेक्शन में एक चेंज करके एक एलीटिस्ट सिस्टम से एक वो सिस्टम लाना चाहता हूं जो निचले तबके के लिए पॉलिसीज बने। जो पॉलिसीज हमारी हो अब तक पाकिस्तान के अंदर, तालीम एलीट के लिए है, हस्पताल एलीट के लिए है, इंसाफ का निजाम एलीट के लिए, अच्छे वकील हैं, तो मैं पकड़ा भी जाऊं डाके मारते हुए तो मेरा वकील मुझे 2-3 साल इधर उधर चक्कर लगवाएगा। और मैं गरीब आदमी हूं, मैं जेलों में पड़ा हूं। और मैं जब जेल में था तो मुझे खुद आके उधर के जो जेल का जो भी सुपरिटेंडेंट था, उसने मुझे खुद बताया कि यहाँ तकरीबन आधे लोग बेकसूर हैं, और अगर आप उनको वो वकील दे दें जो इनके पास हैं तो शायद इनमें से ज्यादातर निकल जाएं, क्योंकि कार्रवाई पूरी नहीं हुई। उसी तरह आपका हमारा जो सारा सिस्टम है, जॉब्स का क्या है, पैसे वाला एलीट सिस्टम से जो आता है उसको नौकरियां मिलती हैं, जो निचले वाले,
سارا سسٹم سکیوڈ ہے ایک چھوٹی سی کلاس کو اوپر کرنے کے لیے, باقی قوم نیچے. ہماری جو کوشش یہ ہے, تعلیم کا نظام میں جتنی بھی ہم چیزیں لے کے آئے ہیں وہ ساری کیسے نچلے طبقے کے اوپر سلیبس کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں. ہائی پاورڈ کمیٹی بنائی ہے جو ایک کورس سلیبس لے کے آئے تاکہ ایک قوم بنے اور نچلے والوں کو وہی موقع ملیں سی ایس پی ایگزام میں جو کہ ایک ایلیٹ انگلش اسکول سے ملتے ہیں. سیکنڈلی جو ہاسپٹلز کا سارا سسٹم بن رہا ہے گورنمنٹ ہاسپٹلز کو ٹھیک کرنے کا, امیر جاتا ہے پرائیویٹ ہاسپٹل میں, غریب جاتا ہے گورنمنٹ ہاسپٹل میں, تو وہ اور پھر ہیلتھ کارڈ. ہیلتھ کارڈ ایک ایسا ہے کہ جو ایک غریب آدمی کے لیے, آپ اگر غربت دیکھیں تو ایک غریب آدمی اپنے بجٹ پہ چل رہا ہوتا ہے, بیماری ہوتی ہے وہ فیملی غربت کی لکیر سے نیچے چلی جاتی ہے. تو ہیلتھ کارڈ ایک ایسی چیز ہے, ہیلتھ انشورنس, جو سارا انشاءاللہ پاکستان میں لے کے آ رہے ہیں. پھر پہلی دفعہ لیگل ایڈ ہم نے قانون بنایا ہے, ایک باقاعدہ ایک لیگل ایڈ اتھارٹی بنے گی, جو غریب لوگ اپنے کیس نہیں لڑ سکتے ان کو گورنمنٹ وکیل کر کے دے گی, نہیں وکیل کر کے دے گی, جو کہ باہر کی چیزیں ہیں. اور پھر جو بڑے ایکسٹینسو پروگرام لے کے آئے ہیں, یہ جو دیہات کے اندر بڑا شور مچا, وہ انڈے کے اوپر اور کٹے کے اوپر, اصل میں وہ بل گیٹس نے جب وہ بات کی تو اگلے دن وہ لوگوں کو سمجھ آئی کہ جی یہ تو بڑی زبردست بات کر دی. اور امریکہ کے اندر اگر آپ ان کا کنٹریبیوشن دیکھیں یہ مرغیوں کی اور ان کی جو میٹ گوشت کی, تو آپ ریلائز کریں گے کہ ایک ایڈوانس ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس ملک کتنا ریلائی کرتا ہے اس کے اوپر. میرا مقصد صرف یہ ہے کہ جو اصل غربت ہے وہ دیہات میں ہے. ٹھیک, جو اصل غربت ہے دیہات میں ہے. تو دیہات میں آپ نے کیا کام کرنا ہے, پیسے تو ہمارے پاس ہے نہیں, تھوڑے پیسے خرچ کر کے ٹارگیٹڈ سبسڈی دے کے چھوٹے کسان کو, وہاں جو خواتین ہیں وہ کسی طرح اپنے آپ کو امپاور کر سکتی ہیں. اور پھر جو اصل بات میں نے کی تھی کہ جو آج حلال میٹ کی انٹرنیشنل ٹریڈ ہے وہ 2000 ارب ڈالر کی ہے. ہم کوئی 7ویں نمبر پہ لائف سٹاک پروڈیوس کرتے ہیں, ہم ہیں ہی نہیں اس کے اندر. تو یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ ڈائریکشن آپ نے سیٹ کر لی ہے. میں چاہوں گا کہ حامد میر صاحب اگر آپ سوال کریں پرائم منسٹر صاحب سے. میں صرف یہ ڈائریکشن کا آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہماری اوپر سے ایلیٹس سے لے کے ایک باٹمز اپ پالیسی ہے. اچھا, یہ جس تقریر کا آپ نے ذکر کیا, جو 100 دن مکمل ہونے پہ آپ کی تقریر تھی, جس میں آپ نے اس کا مرغی کا اور انڈے کا بھی ذکر کیا, تو اس کا کچھ لوگوں نے کافی مذاق بھی بنایا. حالانکہ یہ تو مجھے یاد ہے شہباز شریف صاحب نے بھی یہ اسکیم شروع کی تھی, لیکن ان کی اسکیم چلی نہیں. لیکن آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ اگلے ہی دن, اس آپ کی تقریر کے اگلے ہی دن مارکیٹ میں جو ڈالر ہے وہ شوٹ اپ کر گیا اور ایک ملک میں بحرانی کیفیت پیدا ہو گئی؟ اس پہ آپ نے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, اگر ڈالر مہنگا ہو گھبرائیں نہ. کیوں نہ گھبرائیں؟ آپ کے پاس وہ کون سی ایشورنس ہے قوم کے لیے کہ ہم نہ گھبرائیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اکانومی کو ٹھیک کر لیں گے؟ پہلے تو پلیز ایک چیز یاد رکھیں کہ ہم کوشش کریں اداروں کو مضبوط کرنے کی, آٹونومائز کرنے کی, اور اسٹیٹ بینک نے یہ جو فیصلہ کیا مجھے اچھا نہیں لگا, کیونکہ میں چاہتا تھا کہ 100 ڈیز کے اوپر پہلے گفتگو ہو جاتی, یہ تھوڑا بعد میں بھی فیصلہ ہو سکتا تھا. لیکن کیونکہ آٹونومائز کیا ہوا اسٹیٹ بینک کو, انہوں نے اپنے جو انہوں نے سمجھا کہ معاشی حالات ہیں اس کے مطابق کیا. میں پھر پرابلم کیا ہے, میں آپ کو ذرا پہلے یہ سمجھ جائیں کہ روپیہ کیوں گرا ہے. پرابلم یہ ہے کہ پچھلی گورنمنٹ نے جو چھوڑ کے گئے ہیں تقریباً 19 ارب ڈالر کا خسارہ تھا ایکسپورٹ اور امپورٹ میں. جب 19 ارب ڈالر کا خسارہ ہو, جب یہ گورنمنٹ آئی تھی تو 2.5 ارب ڈالر کا خسارہ تھا. اتنا بڑا خسارہ یہ چھوڑ کے گئے. اب مارکیٹ کیا دیکھتی ہے؟ مارکیٹ دیکھتی ہے کہ جناب اگر اتنا بڑا خسارہ ہے اس کا مطلب ڈالر خریدو, کیونکہ ڈالر اوپر جائے گا. اب ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہے نا. اگر آپ کے ڈالر کی 19 ارب ڈالر کا خسارہ ہے مارکیٹ کے اندر, تو لوگ اسپیکولیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. پچھلے 1 سال کے اندر وہ پچھلی گورنمنٹ نے روپے کی قیمت کو مینٹین کرنے کے لیے 7 ارب ڈالر خرچ کیا. تو پہلی ڈالر کا خسارہ ہے, پہلے ہی امپورٹس زیادہ ہیں ایکسپورٹس کم ہے, تو اوپر سے 7 ارب ڈالر خرچ کر دیا روپے کو مینٹین کرنے کے لیے, کیونکہ آرٹیفیشلی مینٹین تھا. دیکھیں مارکیٹ تو دیکھتی ہے, مارکیٹ دیکھتی ہے کہ جب ان کے پاس ان کی امپورٹ اور ایکسپورٹ کیا ہے. ایک چیز دیکھتی ہے خسارہ. آپ کی جب بھی کوئی سٹڈی کرتا ہے نا آپ کے ملک کو, وہ سب سے پہلے دیتا ہے ڈیفیسٹ کتنا ہے آپ کا, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کتنا ہے.
फिस्कल डेफिसिट कितना है। जब खसारा होता है, जिस तरह एक घर है, एक घर में जब खसारा हो, इसका मतलब घर के हालात अच्छे नहीं हैं, तो वो फिर स्पेकुलेशन चल पड़ती है डॉलर। अब हमने ये स्टेट बैंक ने ये कहा कि हम पैसे खर्च कर रहे हैं, पहले ही हमारे पास डॉलर्स नहीं है, पहले ही हम बाहर मुल्कों में जाके कोशिश कर रहे हैं कि फॉरेन एक्सचेंज मिले अपने डॉलर को प्रॉप अप करने के लिए, ऊपर से आप डॉलर खर्च कर रहे हैं एक्सचेंज मेंटेन करने के लिए, इसलिए उन्होंने फैसला किया गिराने का उसको। ये मैं मानता हूं कि इस वक्त इसकी वजह से एक फजा हो जाती है कि जी अनसर्टेनिटी है। ये कह रहे हैं आप स्टेट बैंक ने गिराया डॉलर? जी स्टेट बैंक ऑटोनोमस है ना। अच्छा, मुझे तो नहीं पता था। अगर मुझे होता तो मैं उनको शायद कहता और तरह करें, शायद डिले करके करें, स्टैगर कर दें, लेकिन खैर स्टेट बैंक ने किया। स्टेट बैंक ये तो नहीं कर सकता कि मर्जी से जो चाहे कर ले, उनके एक फाइनेंस मिनिस्टर है, उनकी एक फाइनेंस टीम है, तो ये तो नहीं हो सकता कि आप यकदम जो स्टेट बैंक के गवर्नर साहब चाहेंगे वो कर देंगे। उसका असर तो आप पे होना है ना, जवाब तो आप है, गवर्नर स्टेट बैंक नहीं है। और इसीलिए जब पहले बात हो रही थी कि ये गवर्नर स्टेट बैंक जिसको आपकी गवर्नमेंट ने लगाया है, ये पिछली गवर्नमेंट के माउथ पीस थे, उन्हीं के लिए काम करते थे। ये यकदम 2 दफा हुआ 8-8 रुपए का, तो आम आदमी मुतासर हो रहा है ना, मार्केट अपसेट होती है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये ऑटोनमस बॉडी, ऑटोनमस का मतलब ये नहीं होता कि बेलगाम आज़ादी है और एग्जेक्टिव आप हैं और आपकी गवर्नमेंट है, उनसे कोई पूछे ही ना, और पूरी फाइनेंशियल टीम जो है वो इंडिपेंडेंटली किसी और के लिए काम करती है। ये आपका पॉइंट ठीक है। हमने इसके बाद हमने मैसेज भिजवाई है कि आगे से ये आपने करना है, तो एक छोटा सा ग्रुप, हमें पता होना चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हैं, ताकि हम अपनी इनपुट दे सकें। ये दोनों दफा मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि मुझे न्यूज के ऊपर पता चला रुपया गिरा। अच्छा, लेकिन और वैसे इवेंचुअली होने भी आपके देखिए इदारों को ऑटोनमस और मजबूत होना चाहिए। और एक मैं कंप्लीट कर लूं बात, मैं आपकी बात मानता हूं कि एकदम जब हुआ, और वो भी हमारे 100 दिन का प्रोग्राम, हम चाहते थे उसके ऊपर डिस्कशन हो, अगले दिन चलेगी रुपए के करने पे। लेकिन मैं एक चीज आपको समझाना चाहता हूं, देखिए ये जो एडजस्टमेंट है ना रुपए की, ये आप याद रखना कि ये एक टेम्पररी फिनोमेना है अपने डॉलर एक्सचेंज बचाने के लिए, जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज पड़ा हुआ उसको बचाने के लिए। इस वक्त हमें क्राइसिस हुआ है फॉरेन एक्सचेंज का, और उसको, और जो हमने बाहर से भी चाइना से, यूएई से, सऊदी अरेबिया से जो हमने मदद मांगी, वो फॉरेन एक्सचेंज अपने रिजर्व्स को स्टेबल करने के लिए, क्योंकि ये टेम्पररी फिनोमेना है। मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि ये इसलिए टेम्पररी फिनोमेना है कि पाकिस्तान के जो इंडिकेटर्स हैं, आगे जाके हमें ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, वो सारे इंडिकेटर्स हमारे सही डायरेक्शन पे जा रहे हैं। नंबर 1 थोड़ा आगे नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। अच्छा, पहले ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं पहले एक क्लियर कर दूं। कैसे डॉलर्स आएंगे? नंबर 1 एक्सपोर्ट्स के अंदर अभी सही इंक्रीज आनी शुरू हो गई है। नंबर 2 रेमिटेंसेस, उनको हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि हवाले नहीं, लीगल चैनल से भेजो, उसमें इंक्रीज आनी शुरू हो गई है। नंबर 3 और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन्वेस्टमेंट के अंदर इस वक्त इतने छोटे टाइम में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आए हैं। एक्सॉन आया है, कोक ने फैसला किया, पेप्सी ने एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करने का फैसला किया, ऑयल रिफाइनरी के अंदर इन्वेस्टमेंट। चाइनीज एम्बेसडर ने पहली दफा स्टेटमेंट दी है कि ये हम अब जो कर रहे हैं पाकिस्तान से, पहले तो एक सीपेक सड़क थी और एक पावर प्लांट थे, अब हम इन्वेस्टमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हैं पाकिस्तान में, ताकि ये ना हो कि अब तक तो ये था ना कि चाइनीज लोन ज्यादा थे, अब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट है। असल चीज मुल्क उठता है इन्वेस्टमेंट पे। जब आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट आती है, जो चाइना उठा था, चाइना ने कैसे उठा था? हमारी तरह के बुरे हालात थे उनके, चाइना ने एक्सपोर्ट जोन्स क्रिएट की, बाहर से इन्वेस्टमेंट लेके आए, और वो इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक्सपोर्ट की थी, चाइनीज लेबर था। वही मॉडल हम पाकिस्तान में लेके आ रहे हैं, तो आगे जाके तो हालात ठीक हो जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर इस हफ्ते हमारे कानून आ रहे हैं, सख्त कानून आ रहे हैं, क्योंकि हमारा 10 अरब डॉलर मुल्क के बाहर चला जाता है, चोरी का पैसा, ज्यादातर इलीगल पैसा है जो कि लोग यहां से चोरी करके लेके जाते हैं। उसके ऊपर भी क्रैक डाउन।
अपॉइंट करती हैं, आपकी जो काबीना है, आपके जो वुज़रा हैं, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर ही वो है। आपने जो नया पाकिस्तान भी बनाना है वो 100 डेज में तो बनेगा नहीं, एज यू राइटली सेड कि डायरेक्शन एक आपने सेट करनी थी। बट अगर दो सवाल के मेरे इस हिस्से हैं कि अगर आप ये एक तो बता सकें कि आपको क्या लगता है कि काबीना में आपके ऐसे कौन से वुज़रा हैं चंद एक जो आपको लगता है कि वाकई उन्होंने इन 100 दिनों में डायरेक्शन सेट करके अवाम को दिखाया अपनी अपनी पोर्टफोलियो जो उन्हें मिला हुआ है अपनी अपनी वजारत के हवाले से। और दूसरा, एक और आपके वजीर आजम स्वाति साहब, उनका केस कोर्ट में चला, GIT की रिपोर्ट सामने आई जिसमें उनको कसूरवार ठहराया जा रहा है। नए पाकिस्तान में सर हम एक्सपेक्ट करते थे कि आप कोर्ट से पहले खुद एक प्रेसिडेंट सेट करें, खुद उनको अपनी काबीना से अलग करें, ये आपने करना था। सो वो नहीं हुआ, वो अभी तक काबीना का हिस्सा है। दो चीजें, पहली चीज आपने कही कि मिनिस्टर्स की क्या परफॉर्मेंस है। 100 दिन में अब सारे मिनिस्टर्स ने अपनी मुझे इस हफ्ते मैं देखूंगा, सारों ने मुझे रिपोर्ट्स दी हैं कि अब तक उन्होंने क्या अचीव किया, वो आगे क्या करने जा रहे हैं, और कॉस्ट कटिंग कितनी की। ये 3 चीजों के ऊपर मैं इंशाल्लाह इस हफ्ते के ऊपर फैसले करूंगा। हो सकता है हम कई वजीरों को चेंज करें। मैं एक चीज कहूंगा ये कि देखें, जो सिचुएशन में पार्टी ने लिया है इस मुल्क को, किसी पाकिस्तान की तारीख में गवर्नमेंट को इस तरह के हालात नहीं मिले। कभी किसी गवर्नमेंट को ना फिस्कल डेफिसिट इतना बड़ा मिला है, और ना खास तौर पर जो इमीडिएट प्रॉब्लम तो करंट अकाउंट डेफिसिट का है ना, कि बाहर की दुनिया ये तो शुक्र है अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं लोग आके। नॉर्मली लोग ये देखते हैं कि अगर आपके मुल्क में आपके पास डॉलर ही नहीं है आपके इंपोर्ट्स को सर्विस करने के लिए, तो इन्वेस्टमेंट भी रुक जाती है। वो इसलिए लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं कि लोगों को नजर है पाकिस्तान का पोटेंशियल। लेकिन इन हालात के अंदर मेरे ख्याल में हमने जितनी मेहनत की है, मैं ऑनेस्टली कह सकता हूं कि मैंने जिंदगी में कभी इतनी मेहनत नहीं की, कुर्सी पे इतना नहीं बैठा ना, एक दिन मैंने छुट्टी ली है। और वो इसलिए कि एक मल्टी क्राइसिस है, एक एक इदारा नुकसान कर रहा है, एक एक गवर्नमेंट का इदारा रिकॉर्ड नुकसान कर रहा है, एक इदारा ठीक नहीं चल रहा। आप कभी पावर सेक्टर के अंदर हमने सोचा था 480 अरब रुपया बहुत बड़ी सर्कुलर डेट थी, 1200 अरब रुपए की सर्कुलर डेट छोड़ के गए हैं, बिजली की कीमत भी बढ़ा के। और आप PIA, ये रेलवे, एक एक इदारा देखें, इदारों के बारे में कर क्या रहे हैं, क्योंकि आपका स्टांस पहले भी था, 200 बिलियन रुपए का आप जिक्र किया करते थे कि PIA उसका स्टील मिल का खसारा है, PIA का 406। आप प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ भी हमेशा रहे हैं, बहुत ज्यादा नाकिद रहे हैं। सो अगर प्राइवेटाइज भी नहीं करना तो फिर क्या पॉलिसी है? हमारी पॉलिसी वो है, हमने 2 मॉडल स्टडी किए थे, एक सिंगापुर के और एक मलेशिया के। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इनको सारों को एक होल्डिंग कंपनी में ले लिया, सारे गवर्नमेंट कॉर्पोरेशंस को, और उनको मुकम्मल तौर पे एक इस तरह प्राइवेटाइज भी नहीं किया और उनको चलाया प्रोफेशनली। मसलन एमिरेट्स एयरलाइन है, वो है तो गवर्नमेंट की लेकिन प्रोफेशनली चलती है, उसमें कोई मुदाखलत नहीं है, उनके प्रोफेशनल चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। तो हमने ये एक होल्डिंग कंपनी में लेके इन सारे इदारों को प्रोफेशनली चलाना है, और वो प्रोसेस में है, उसकी लीगल इंप्लीकेशंस थी, थोड़ा टाइम लगा। लेकिन मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, जो हालात में पाकिस्तान ये छोड़ के गए हैं, उन हालात के अंदर मेरे ख्याल में जो कि परफॉर्मेंस हुई है गवर्नमेंट की, वो जबरदस्त है। जो प्रॉब्लम्स आए हैं, मैं सिर्फ एक प्रॉब्लम बता दूं, प्रॉब्लम्स ये आए कि देखिए, जब आप इतना बड़ा 18.5 अरब डॉलर का खसारा लेते हैं फॉरेन करंट अकाउंट का, उसके बाद आपको पहले दिन से फायर फाइटिंग करनी शुरू करती है, और वो जब ये फायर फाइटिंग होती है उसमें एक अनसर्टेनिटी आती है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप स्टेबिलिटी देखेंगे पाकिस्तान में। स्वाति वाला रह गया। अच्छा, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि किसी जगह मुदाखलत हमने नहीं की। आप ये सोचें कि मैं हूं इंटीरियर मिनिस्ट्री का इस वक्त हेड, मेरे नीचे CD है, वो बड़ी गाला के घर के ऊपर वो रिपोर्ट दे रहे हैं। कभी माजी में किसी की मजाल थी, हालांकि कोई इलीगल नहीं है, लेकिन उन्होंने इस तरह की रिपोर्ट दी जिस तरह लगा कि जी रेगुलराइजेशन हुई। तब तो वो जंगल था वहां में कि रेगुलराइज किससे करवाता, वो तो ना CDA के नीचे थे। लेकिन मेरे केस, किसी के ऊपर आजम स्वाति का केस है, कोई मुदाखलत, मेरे नीचे इंटीरियर मिनिस्ट्री थी, मेरे नीचे CDA था, हमने किसी JIT में मुदाखलत नहीं की। और एक जो आप कह रहे हैं, वो जब तक आप किसी के ऊपर इंक्वायरी ना, यानी जो जिस तरह बाबर वान के ऊपर हुई, उन्होंने खुद रिजाइन कर दिया एकदम।
हालांकि अभी इंक्वायरी थी, तो अभी जब तक हमें जीआईटी की रिपोर्ट नहीं आती आ गई, वो तो आ गई है, और जो जीआईटी रिपोर्ट आ गई है, इससे पहले जो जीआईटी रिपोर्ट आई थी उनके ऊपर आपका मौक़िफ़ रहा है कि एक स्टैंडर्ड आपने सेट किया था। इसकी रिपोर्ट कब आई है? वो अगेंस्ट पहले ही आई है, कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट सबमिट हुई है और वो अगेंस्ट आई है। ये आप फिक्र ना करें, देखिए जब एक जो फैसला आएगा उसके ऊपर हम चलेंगे, कोई मुदाखलत नहीं करेंगे किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए। इमरान साहब, मैं एक तो ज़िम्मन सवाल उन्होंने बड़ा सही कहा, सेंसरशिप थोड़ी कम हुई है और आज़ादी मिली, लेकिन आपसे जब भी इंटरव्यूज़ किया तो आपने कहा बीबीसी मॉड्यूल पे पीटीवी को लेके आएंगे, तो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के उससे निकाल लें इसको बाहर ही, तो आपके लिए बड़े बात की गेम है, क्योंकि आप उसमें मुझे पता ऑनेस्ट और डेडिकेटेड है, और पीटीवी इतना बड़ा एसेट है हमारा, मेरा अल्मा मैटर है, उसमें इतना टैलेंट है, उसको अगर आप बीबीसी की तरह रेगुलेट करेंगे और इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा तो वो और ज्यादा क्रेडिबल। जिम्मन सवालों के अनवार भाई ने बात कह दी, मेरा भी ताल्लुक पीटीवी शुरू में वहां से क्या कह रहे। दूसरा मेरिट की बात, हमने आपकी ये हजारों दफा तकरीर चलाई और हम दिल से इस पर बिलीव करते हैं कि आप भी बिलीव करते हैं कि अल्लाह ताला ने कहा कि तुमसे पहले कौम इसलिए बर्बाद होगी कि अमीर लोगों के लिए कानून दूसरे थे, कमजोर के दूसरे थे। अब हम देखते हैं कि आजम सवाती साहब का इशू हो या उससे बढ़ के उस्मान बुज़दार साहब ने जिस तरह इंटरफेयर किया, कोर्ट में साबित हुआ डीपीओ पाकपतन की मुदाखलत, लेकिन उसमें आपकी तरफ से कोई उनको शो कॉज नोटिस नहीं आया, बल्कि आप जाके लाहौर में उनको सपोर्ट करते। अच्छी बात है, वो आप करते हैं उनको सपोर्ट, उनको करना भी चाहिए, वो नए आए अभी, लेकिन आपने उनसे कोई बात पुरस नहीं की। अगर बात पुरस की तो हमें उसके बारे में नहीं बताया। आप डीपोलिटिसाइज करना चाह रहे हैं पंजाब को, जो शहबाज शरीफ ने पोलिटिसाइज किया हुआ था, लेकिन ये तो पूरी पुलिस को वो पोलिटिसाइज कर रहे थे। कोर्ट में उनके मुतालिक ये आ गया, उन्होंने माफी मांगी कोर्ट से खड़े होकर, लेकिन आपकी तरफ से कुछ नहीं आया। तो सर, हम एज आप प्राइम मिनिस्टर की तरफ देखते हैं कि आपकी लीडरशिप, हमने बड़े इंस्पायर है आपकी इस बात से कि आप मेरिट में फैसले करेंगे, तो यहां पे कुछ तो उनको पूछेंगे आपने क्यों। और ये गुज्जर साहब कौन है सर, इनका क्या ताल्लुक है हुकूमत से कि उनका पेट्रोल पंप नहीं गिर सकता, अगर वो गिर जाता है तो डीपीओ का डीसी का तबादला हो जाता है। सर, ये कुछ तो आप उसमें हमें हौसला देना कि आप बिल्कुल मुख्तलिफ उनसे जो इसलिए पिछली गवर्नमेंट आई है जिसके लिए आपको वोट दिया गया। इन्होंने सियालकोट वालों के साथ भी ये किया, डीसी के साथ। ये मेरिट पे तो आप हमें बताए ना क्या सवाती साहब का सर कोर्ट में साबित हो गया है कि उनकी बहस का कोई कसूर नहीं था जितना सवाती साहब का। जैसी रिपोर्ट आएगी सुप्रीम, ये तो जीआईटी सुप्रीम कोर्ट ने बुलाई है, जो भी सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा आप वो इसको तो सुप्रीम कोर्ट ने सवाती से कहा आपको रिजाइन कर देना चाहिए, आपकी जो मुदाखलत जिस तरह आपने की है। मेरे सामने अभी कोई नहीं आया। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आजम स्वाति की गलती हुई वो खुद रिजाइन करेंगे, वो आप इंशाल्लाह देखेंगे। पॉइंट बाय पॉइंट आते हैं। और ये सोचे कि जो उनके नीचे इंक्वायरी हो रही थी वो तो मेरी डिपार्टमेंट कर रही थी, सीडीए कर रही थी, क्या मैं वहां इंटरफेयर नहीं कर सकता था? हम उनको नहीं रोक सकते। आपने से बात पूछ दी सर, आपने इंटरफेयर नहीं किया, ये बात सही है। मैं प्लीज बात सुनो। देखें, होता यहां क्या रहा है, कौन सी आज तक बताएं किसी ताकतवर के ऊपर इंक्वायरी हो और वही गवर्नमेंट में बैठा हो, कभी आज तक हुई है इंक्वायरी? मेरे नीचे है सीडीए, आजम स्वाति के ऊपर इंक्वायरी है, क्या मैं इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता था? वो तो लोग बेचारे मेरे सुप्रीम कोर्ट, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर सारे इदारों ने पैनमा के ऊपर कहा कि हम बेबस हैं, हम गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। एक इदारे ने नवाज शरीफ के ऊपर बात की, किसने की? जाके वो जीआईटी के अंदर जो ब्रिगेडियर्स थे जिसकी वजह से फौज के खिलाफ हुए हैं, क्योंकि वो कंट्रोल में नहीं थे। हमने किसी किस्म की अपने ऊपर, मैं नहीं कह सकता था सीडीओ को कि जी मेरे ऊपर ना बात करें, उन्होंने जाके मेरे जो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट थी, मैंने कोई चीज इलीगल घर में नहीं की। अब आ जाए बुज़दार पे। उस्मान बुज़दार हैं चीफ एग्जीक्यूटिव पंजाब के, उनके पास एक आदमी आके रिपोर्ट करता है और ठीक रिपोर्ट करता है कि किसी की बेटी जो होती है बुशरा बेगम की बेटी, उससे पुलिस ने ज्यादती की है। एक चीफ एग्जीक्यूटिव क्या वो पुलिस ऑफिसर को बुला के पूछ नहीं सकता? ये कौन सी दुनिया में होता है? मैं आपको मैं एक बात बताता हूं। देखिए, मैंने चीफ जस्टिस ने कई बड़ी जबरदस्त काम किए, लेकिन मुझे थोड़ा सा इतराज है उनके ऊपर। एक उन्होंने जो एक चीफ एग्जीक्यूटिव है प्रोविंस का, वो क्या कर रहा है, उसकी कोई गलती है ये कि वो पूछ रहा है किसी को, कहे जी किसी की बेटी किसी का पुलिस ने ज्यादती की है और वो आके उनको पुलिस वाले से पूछे ना, वो चीफ एग्जीक्यूटिव है, वो जिम्मेदार है। दूसरी चीज मुझे अफसोस हुआ कि उन्होंने जाके जुल्फी बुखारी को वहां कहा सुप्रीम कोर्ट में कि जनाब आपने नेपोटिज्म की बात की, मीनिंग कि मैंने उनको फेवर किया। मैं इसलिए एक्सेप्शन लेता हूं इस चीज को। मैं 10 साल था पाकिस्तान टीम का कैप्टन, आज तक मुझे कोई कह के एक मैंने कोई रिश्तेदार दोस्त को सपोर्ट किया।
नमल यूनिवर्सिटी में आज तक बताए, एक मैंने किसी को शौकत खाना में बताए, पेशावर में बताए, एक आदमी को मैंने फेवरेटिज्म नेपोटिज्म में लिया है। मुझे 5 साल हुए पख्तूनख्वा में गवर्नमेंट करे, एक मुझे बताया मैंने रिश्तेदार दोस्त को कोई पोजीशन दी हुई वहां। ये मुझे बड़ा इसका अफसोस हुआ कि चीफ जस्टिस साहब ने वहां सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ये नेपोटिज्म हुई है। मैं ये आज आपको कहता हूं कि किसी किस्म का मैंने आज तक किसी इदारे में इंटरफेयर नहीं किया। मेरी सुन तो जी, मेरी बहन का नाम आ रहा है, पूछे कभी मैंने किसी से इंटरफेयर किया? मैंने कहा कि ये अच्छी बात आपने नहीं किया, लेकिन सर मेरा पॉइंट ये कि चीफ जस्टिस का राइट है ये जानना कि क्या, पहली बात तो ये कि क्या हर आम आदमी के लिए सीएम पंजाब अवेलेबल है इस तरह कंप्लेंट्स के लिए? फिर तो बड़ी बात है। और हमारा आज सीएम पंजाब ऐसा कभी आपको सीएम मिला ही नहीं है, सारा वक्त उसके दरवाजे खुले हैं। जो आके लोग लेकिन मैं आपकी एक और जवाब दे देता हूं। मुझे रमीजा जो हैं निजामी जो है नवाए वक्त की हेड, उन्होंने कहा कि एक जुल्म हो रहा था, किसी उनके रिपोर्टर बता रहा था किसी खातून के ऊपर उसका हस्बैंड शराब पी के जुल्म करता था और कितनी देर कर रहा था पता नहीं, वो बड़ी दुख भरी कहानी है। उन्होंने कहा मैंने तंग आके चीफ मिनिस्टर को कॉल कर दी, कहता 45 मिनट में वहां पुलिस पहुंच गई। अच्छा। जब तो मेरा कहने का ही वो अवेलेबल है लोगों के लिए। एक सेकंड सिर्फ, मैं आपको सर आप बता दें ठीक किया ट्रांसफर उन्होंने? मैं किसको? डीपीओ पाकपतन को उन्होंने तो ट्रांसफर किया ही नहीं। आप आप पूरी रिपोर्ट वो सुन लेते, वो किया है आईजी जो उस वक्त पीटीवी को, सारों को, सबको इदारे बनने चाहिए, मीनिंग इंडिपेंडेंट बोर्ड्स बनने चाहिए, पावरफुल बोर्ड्स जो ऑटोनोमसली चलाए इदारों को। ये है, ये हर जगह यही है। अगर आपने पीआई को भी तो करेंगे इसको, पीटीवी को बिल्कुल करेंगे। अच्छा, एक बड़ा इशू है, कुछ तो है ना फोही किस्म के इश्यूज के, किसने क्या हुआ, डीपीओ का क्या हुआ, सवाती का क्या हुआ, एक बड़ा इशू है और वो इशू पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी का इशू है। पाकिस्तान की वो बिजनेस कम्युनिटी प्राइम मिनिस्टर जिसने आपको सपोर्ट किया, जिसमें मल्टीनेशनल्स के चीफ एग्जीक्यूटिव्स भी हैं, वो बड़े परेशान हैं। वो कहते हैं कि आप जहां जाते हैं आप सिंगल हैंडेडली आप बात करते हैं सिर्फ करप्शन की, और बात करते हैं करप्शन की ऐसे जैसे अगर करप्शन को आप ठीक कर दें तो पाकिस्तान के तमाम मसाइल जो हैं वो ठीक हो जाएंगे। आप बात नहीं कर रहे रेट ऑफ ग्रोथ की, आप बात नहीं कर रहे मनी क्रिएशन की या वेल्थ क्रिएशन की, जो पाकिस्तान के इश्यूज हैं। और आपके जो इदारे आपके पास हैं, एफआईए, नैब, एफपीआर, इनकम टैक्स और कस्टम्स, वो इंतहाई करप्ट है। वहां अगर सबकी नहीं तो बहुत बड़ी तादाद में अफसरान ऐसे हैं जिनकी ऊपर की आमदनी है। आपके करप्शन के रेटरिक के नीचे उनको एक खुला हाथ मिल गया है पाकिस्तान की बिजनेस कॉर्पोरेशन के हेड्स को। फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा टेलीकॉम है, जो सबसे बड़ा टैक्स स्पिनर है, उसको एफआईए ने बुला के बिठा लिया एक छोटे से घर के चक्कर में दुबई में, जो वो 5 साल से डिक्लेयर करा है एफबीआर में। उन्होंने ये नहीं देखा कि वो एफबीआर में डिक्लेयर है, उन्होंने हैरेसमेंट का एक पूरा प्रोसेस खोल दिया है कराची और लाहौर के बिजनेसमैन के खिलाफ। आपकी कोर्ट्स जो हैं वो कह रही हैं बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल की चीफ एग्जीक्यूटिव को कि तुम्हें ईसीएल पे डाल दिया, तुम बाहर नहीं जा सकते। ये सारी क्लाइमेट प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल नहीं जाती प्रोडक्टिविटी की तरफ या ग्रोथ की तरफ। अगर आपकी गवर्नमेंट हैरेसमेंट करेगी, आपकी गवर्नमेंट नहीं हैरेसमेंट कर रही लेकिन एक ऐसा माहौल खड़ा हो गया करप्शन के नाम पे कि वो जो पब्लिक ऑफिस होल्डर अब्यूज थे उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। उनके पास महंगे वकील हैं, वो बेशर्मी से कहते हैं ये बेटे के पैसे हैं, ये बेटी के पैसे हैं, ये कजन के पैसे हैं। लेकिन जो जनरल बिजनेसमैन है उसकी जिंदगी अजीरन होती चली जा रही है और आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं हो पाएगी। मैं जी आपकी पॉइंट बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान में 1970 के बाद एक कल्चर बन गया, एक 22 फैमिली, हम तो तब स्कूलों में थे, एक 22 फैमिली का हो गया कि 22 फैमिली का में सारी दौलत चली गई है। और वो एक कल्चर बना कि 22 फैमिलीज के खिलाफ होते हुए वो एक्चुअली सरमायाकारी के खिलाफ हो गए। सरमायाकारी मैंने अपनी कानों से सुना हुआ है, मिराज मोहम्मद खान होते थे जब वो हमारी पार्टी में थे, सरमायाकार को बुरा भला कहते थे। महातिर मोहम्मद ने पहले भी मुझे, मैं 20 साल पहले मिला, इस बारी फिर मिला मैं, उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की और वो शेख मोहम्मद दुबई वाले ने भी वही की। देखें, जब तक आप अपनी बिजनेसेस को वेल्थ क्रिएशन, उनकी मदद नहीं करते पैसा बनाने में, जब तक वो उनकी मदद नहीं करते नफा बनाने में, वो वेल्थ क्रिएशन होती नहीं है।
ہوتا کیا ہے کہ جب ایک بزنس پیسہ بنانا شروع کرتی ہے سارے دیکھ کے اسی طرح بزنس میں آ جاتے ہیں. آپ نے اپنی خود دیکھا ہوگا کہ ایک کوئی چیز ایک نیا آئیڈیا شروع ہوتا ہے, وہ پیسہ بنتا ہے, وہی چیزیں ریپلیکیٹ ہونی شروع ہو جاتی ہیں. انویسٹمنٹ بھی ایسے ہی آتی ہے. جب لوگ دیکھتے ہیں کہ انویسٹر پیسہ بنا رہا ہے اور انویسٹر آ جاتے ہیں. پاکستان کا سارا کلچر 1970s کے بعد اینٹی بزنس مین اینٹی انویسٹر ہو گیا. ٹیکس پیئر بھی اسی کو پکڑتا ہے جو پیسہ بنا رہا ہوتا ہے, اور ایک پولیٹیکل زون بھی ادھر چلا جاتا ہے. اور ہمارے, میں آپ کو کیا بتاؤں, ایک بہت بڑے انویسٹر سارا جو اوورسیز پاکستانی نے جس نے بہت بڑا پیسہ بنایا, جنہوں نے سب سے زیادہ انویسٹمنٹ کی, انہوں نے مجھے بار بار بتایا کہ جو پولیٹیکل کلاس ہے جب ہم آتے ہیں وہ پیسے مانگنے آ جاتی ہیں, الیکشن سے پہلے پیسے مانگتی ہیں, پھر ان کو تنگ کرتی ہیں پیسے لینے کے لیے. پھر گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کے اندر یہ بن گیا ہے کہ اچھا یہ پیسے والے لوگ ہیں, ان سے جا کے ڈفرینٹ ادارے پیسے مانگتے ہیں. اس کی وجہ سے جو ایک ورڈ ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس, آسانی, بزنس کرنے کے لیے آسانی, وہ پاکستان تقریباً سب سے پیچھے ہے اس میں, جس کی وجہ, اچھا میں سنتا رہے نا, یہ ہے پرابلم. آپ یقین کریں میں نے ساری بزنس کمیونٹی سے ملا ہوں, ہماری پالیسی ساری یہ ہے کہ لوگوں کو پیسہ بنانے دیں, پاکستان کے اندر ماحول پیدا کریں کہ بزنسز آ کے پیسہ بنائیں. یہ جتنے بھی لوگ آئے ہیں, یہ جو بڑے بڑے انویسٹر سب مجھے ملے ہیں, ایگزون آیا, ایگزون اتنا بڑا 27 سال کے بعد پاکستان میں آیا, ان سب کو ہم نے اشور کیا ہے کہ ہم تمہاری پوری مدد کریں گے. اس ایک آفس بنا رہے ہیں ایز آف ڈوئنگ بزنس کا, وہ پورا تیار ہے موڈیلٹیز, کہ کوئی بھی انویسٹر ہو اگر اس کو کوئی پرابلم ہو وہ ہمارے ایک ون ونڈو آپریشن پہ کہہ کے مجھے پرابلم ہے. اور اس کا سب سے بڑا نقصان موہت کس کو ہو رہا ہے؟ بڑے لوگوں کو نہیں ہو رہا, اسمال اور میڈیم انڈسٹری, جو چھوٹے چھوٹے ہمارے کام کرنے والے, جو گجرانوالا میں, جو گجرات, یہ جو سیالکوٹ سینٹر ہے, اسمال اور میڈیم, جو اصل لوگوں کو روزگار دیتا ہے, وہ ہمارا بالکل ہی بیٹھ گیا ہے. کیونکہ اتنے زیادہ ڈپارٹمنٹس جو کرپشن کے لیے ہر کوئی پیسے مانگنے آ جاتا ہے. ہماری اب پوری کوشش یہ ہے کہ آسانی پیدا کریں بزنس انویسٹرز کے لیے, اور آپ یقین کریں کہ یہ ہم کامیاب ہو جائیں گے, کیونکہ یہ سلو پروسیس ہے, پرانی عادتیں پڑی ہوئی ہیں. ایک اور ہم نے کام کیا, پہلی دفعہ ایف بی آر ٹیکس پالیسی بھی ایف بی آر بناتی تھی, پیسے بھی وہ اکٹھے کرتی تھی. یہ ہم نے پہلی دفعہ یہ کیا ہے کہ علیحدہ کر دیا. ایف بی آر کا کام صرف کلیکشن ہے, پالیسی کامرس اور فائنانس بنائے گی. یعنی یہ ہماری ایکسپورٹس کیوں گر گئی ہیں؟ ہماری ایکسپورٹ اس لیے گری ہیں کہ کلیکشن کرتے کرتے ہم نے اپنی انڈسٹری کل کر کے رکھ دی ہے. ہم نے ان کو علیحدہ کر دیا ہے, انسینٹو دیں گے انڈسٹری کو, اور صرف اور وہ کہ کون سی انڈسٹری انکریج کرنی ہے. اب ہمارا یہاں پاکستان میں ڈی انڈسٹریلائزیشن ہو گئی ہے. انڈسٹری جدھر فیکٹریاں بنی ہوئی تھی وہاں ریل اسٹیٹ بن رہی ہے. تو یہ بالکل ریورس کر رہے ہیں سب کچھ. جو آپ نے بات شروع میں کی, پوری کوشش اب یہ ہے کہ لائف سٹاک اور یہ تینوں میں مرغیوں کی بات کریں, چکن سے وہ سب سے زیادہ پیسہ وہ کما رہا ہے. نمبر ایک خان صاحب, کہ یہ جو نئی پالیسی آئی ہے, یعنی آپ ایک نئے طریقے سے پاکستان کو چلانا چاہ رہے ہیں. بیوروکریسی پاکستان کو ایک پرانے طریقے سے چلانی تھی پچھلے حکمرانوں کے ساتھ مل کر, ان کا طریقہ اور تھا. آپ ایک نیا طریقہ انٹروڈیوس کر رہے ہیں. اس میں آپ کو سب سے بڑی پرابلم آ رہی ہے ان بیوروکریٹ سے جو گو سلو کی پالیسی اب بیچ میں انہوں نے انٹروڈیوس کر دی ہے. وہ کرتے یہ ہیں کہ لوگ ان کے پاس کام لے کر جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی نیب تو ہمیں پکڑے گا, ہم کیوں آپ کا کام کریں. اس خوف کو یا اس نئے کلچر کو وہ استعمال کر رہے ہیں لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے, اور لوگوں کو متنفر کر رہے ہیں آپ کی گورنمنٹ سے. لوگ باہر نکل کے دفتروں کو یہ کہتے ہیں اچھی حکومت ہے, یہ طریقہ انصاف کی ہمارے کام ہی نہیں ہو رہے. جو کام تھوڑے سے پیسے دے کر ہو جاتے تھے, آفیسر بڑے آرام سے ٹیبل پہ بیٹھ کے کہتا ہے نیا پاکستان ہے بھائی بک دو. اور یہ سیریسلی ہر طرف ہو رہا ہے, ہر طرف سے شکایت آ رہی ہے. گو سلو پالیسی ہے, اس کو آپ کیسے ٹیکل کریں گے؟ نمبر ایک. نمبر دو, ایک تو یہ بڑا سب سے پہلے تو یہ قوم فیصلہ یہ کرے کہ کیا ہم نے یہ کرپشن کا نظام چلنے دینا ہے. اگر یہ نظام چلنے دینا ہے, پاکستان کی کوئی فیوچر نہیں ہے. دوسرا یہ فیصلہ کرے کہ یہ جو ملک امیر ہوتے ہیں وہاں کیوں نہیں ہے کرپشن, سوئٹزرلینڈ میں کیوں نہیں ہے کرپشن. جدھر سٹینڈرڈ آف لیونگ زیادہ ہے وہ کرپشن نہیں ہے. جدھر ملکوں کے وسائل کے باوجود کرپشن زیادہ ہے وہاں غربت زیادہ ہے. سو پہلے یہ ریئلائز کر لیں کہ یہ کرپشن کوئی میں نے ایجاد نہیں کیا, اینٹی کرپشن پروگرام. یہ ہر ملک, چائنا جو آج سب سے تیزی سے جو
फ्यूचर इकोनॉमिक सुपर पावर बन गया और बनने जा रहा है, अमेरिका को पीछे छोड़ जाएगा अगले 10 सालों में। आज अमेरिका उनका 12 ट्रिलियन है, अमेरिका का कोई 18 ट्रिलियन है। अगले 10 सालों के अंदर चाइना पहुंच रहे 30 ट्रिलियन पे और अमेरिका 22 ट्रिलियन पे है डॉलर्स पे। तो जो चाइना बढ़ा है, उन्होंने 400 वजीरों को पिछले 5 साल में कन्वर्ट किया करप्शन पे। तो क्यों किया है? क्योंकि सबको पता है कि करप्शन एक इम्पेडिमेंट, एक मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। तो पहले तो ये फैसला कर लिया, आपको वोट दे दिया ना सर। नहीं, मैं अब उनके लिए आप इसको चलाएंगे कैसे? मैं इमरान अपने कंप्लीट कर रहा हूं। पहले तो मैं लोगों को क्लियर करना चाहता हूं कि करप्शन ये कोई मेरी कोई किसी से जाती लड़ाई नहीं है, ये मुल्क की फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, और हमारी 60s के अंदर हमारी बड़ी जबरदस्त गवर्नेंस थी जिसकी वजह से पाकिस्तान सबसे तेजी से ऊपर जा रहा था। अब इसमें कोई शक नहीं कि पुराने सोच के बैठे हुए लोग, जिन्होंने, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिन्होंने अरबों रुपया बनाया इस सिस्टम के जरिए, करप्ट सिस्टम में बेनिफिशरीज है, इनको स्टेटस को कहते हैं। ये लोग इस सिस्टम से पैसा बना रहे थे। ये पूरी कोशिश कर रहे हैं सैबोटाज करने की। ये तासुर दे रहे हैं जी गवर्नमेंट ज्यादा देर नहीं चलेगी, और इसलिए चुप करके घोंसलों पे लगे हुए हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो नैब भी है, मुझे अफसोस ये है कि नैब, आपने कहा नैब हमारे नीचे नहीं है। मेरे नीचे नैब होती, आज कम से कम 50 बड़े बड़े करप्ट लोग जेलों के अंदर होते। कौन कौन? वो मैं अभी नाम नहीं बताऊंगा, वो फिर मिटा देंगे। उन्होंने जेलों में होना था। नंबर 2, मैं इतना बड़ा दायरा खोल दूं नैब का, वो हर लोग, कोई बिजनेसमैन को पकड़ा, कभी किसी को, छोटी छोटी चीजों पे हाथ डाल रहे। देखिए, जब हम मलेशिया की एंटी करप्शन में गए, उनकी जो कन्विक्शन रेट है वो 90% है, नैब की 7% भी नहीं है करप्शन ही रेट। तो जब आप इतना दायरा खोल देंगे, आपके पास मैन पावर ही नहीं है, तो वो कैसे कोई पकड़ा जाएगा? बड़े बड़े लोगों को देखेंगे, इब्रतनाक होती है। जब आप बड़े लोगों को करप्शन में पकड़ते हैं, नीचे वैसे ही ठीक हो जाते हैं। सर, दोस्त लोग सोल्यूशन बता दें, सोल्यूशन क्या आपके पास? तो इसका पहले तो नैब का मुझे अफसोस है कहना पड़ता है कि इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं, ना हमारे कोई लोग इसमें भर्ती हुए हैं। लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता FIA को ठीक कर रहे हैं। FIA के अंदर भी ऐसी हरकतें थी, और हो क्या रहा है ये, अब हम एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव कर रहे हैं। मैं आपको सिर्फ मिसाल दे रहा हूं। खरबों रुपए की अब तक जमीन हम पकड़ चुके हैं। हमने उनको कह के, सबको पता है, हमने कह के किसी गरीब घराने को नहीं गिराना, किसी गरीब का घर नहीं गिराना, आपने छोटे लोगों को नहीं गिराना, आपने सिर्फ बड़े बड़े माफियाज के पीछे जाना है, क्योंकि असल जो इंक्रोचमेंट है वो माफियाज कर रहे हैं। उसके बावजूद हम, पता चलता है जी वो किसी छोटे से किसी गरीब घराने को गिरा दिया, पता चलता ये है, ये करते क्यों हैं? ये बड़े माफियाज के कहने पे ये गिराते हैं। इनकी टीवों में तस्वीरें आ जाती हैं, बेचारे औरतें बच्चे रो रहे होते हैं, और बच जाता है बड़ा माफिया पीछे वो बैठे हुए इनके। इसके पीछे भी जो कौन लोग डरे हुए हैं? अभी मुझे बताइए, जो पॉलिटिकल मेरे मुखालिफ है, पहले दिन से इन्होंने शोर मचा दिया है कि गवर्नमेंट फेल हो गई। कोई कह रहा है जी गवर्नमेंट को चलने ना दो, हमने किया ही कुछ नहीं है। हाँ, जरदारी का ब्लेम, हमने तो किया ही कुछ नहीं है। हमने जब कुछ करेंगे तो हमारे पीछे, ये पुराने केसेस चले आ रहे हैं, लेकिन ये डरे हुए हैं। जो चीजें हमारे सामने आ रही हैं, मैं आप सबको बताऊं, हमें जो चीजें हमारे सामने कामरान आ रही हैं, जिस सतह की करप्शन हुई है, आपको किसी को भी नहीं अंदाजा, मुझे नहीं अंदाजा था। उनको डर ये लगा हुआ है कि ये सारी चीजें अभी बाहर आने वाली हैं, ये पकड़े जाएंगे सारे वाले। मैं आपको कह तो रहे, आप देखिए, इसकी सिर्फ एक पॉइंट कह दूं, हम गवर्नमेंट में हैं। गवर्नमेंट तब चीज सामने, गवर्नमेंट इल्जाम नहीं लगाती, गवर्नमेंट जेलों में डालती है जब उनके पास केस तैयार हो जाए। अनफॉर्चुनेटली इनके पास वकील जबरदस्त हैं, करोड़ों रुपए के इनके पास वकील हैं, गवर्नमेंट के पास वकील कमजोर है, सस्ते भी वकील हैं। तो जब तक केस पूरा तैयार नहीं होगा, अब हम इनको लेके, ब्यूरोक्रेट्स का क्या करना है, वो उसका जवाब नहीं आया। वो ब्यूरोक्रेट्स की आहिस्ता आहिस्ता इनका सफाया, जो रुकावट बनेंगे वो सफाया होगा। एक इमरान, एक चीज कह दूं, मैं ये बार बार सुनता हूं जी, उनको नहीं पता चल रहा, ये चेंजेस हो रहे हैं, DC चेंज हो रहा है। हमारी आई है गवर्नमेंट पहली दफा जब गवर्नमेंट आई है, तो हम पहले तो ये होता था, नून लीग आई तो वो अपने सारे लोग ले आए, पीपल्स पार्टी है उनको उठा के अपने लोग, हम तो गवर्नमेंट में नहीं रहे, अपने लोग ही मिल रहे। हम अब देख रहे हैं, इनमें से देख रहे हैं, हमारी टीमें बन रही हैं, जिधर हमारे सामने रुकावट बनेगी हम इनको चेंज करेंगे। आपने कहा जी बुजदार ने चेंज कर दिए उन्होंने सियालकोट में,
وہ آدمی ٹور کرتا ہے. اس نے یہ کرتارپور کے بعد انہوں نے ٹور کیا سیالکوٹ کا, انہوں نے حالات دیکھے ان کو چینج کیا ہے, کوئی ذات پہ تو نہیں کیا. صابر شاکر جی سر, آپ نے یہ بتایا کہ ابھی 50 لوگ آنے والے ہیں بڑے بڑے کرپشن کے معاملے میں. سر دو ہی ماڈل ہیں, ایک اگر تو آپ روٹین کے قوانین سے یہ کرپٹ لوگوں کو پکڑنے کی کوشش کریں گے تو قیامت تک آپ نہیں پکڑ سکتے, کیونکہ ہمارا جو سسٹم ہے اس وقت وہ کرپٹ لوگوں کو تحفظ دیتا ہے اور جو کرپشن نہیں کرتے ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے یا کرپٹ لوگوں کے لیے. ہمارے مافیاز بھی اندر بیٹھے ہیں سسٹم کے اندر, ہر ادارے کے اندر, تو یہ تو پاسبل نہیں ہے. ایک ہے محمد بن سلمان کا ماڈل, وہاں بادشاہت تھی آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن اس نے پکڑے 50 آدمی 100 آدمی 5 اسٹار ہوٹل میں ڈالے اور جب تک ریکوری نہیں ہوئی اس وقت تک ان کو چھوڑا نہیں ہے. $1200 ارب اس نے لیا. اس کے بعد دوسرا ماڈل ڈیموکریٹک گورنمنٹ میں اس وقت برطانیہ میں چل رہا ہے, میں ابھی ہو کے بھی آیا ہوں. وہاں پہ انہوں نے یہ کیا ہے, جو بیرون ملک اوورسیز برٹش تھے ان کی ڈیٹیلز لیں, ان کو ایک موقع دیا 40% آپ دیں, اپنی وائٹ منی کروائیں. اس کے بعد انہوں نے اپنے ملک میں ان اپنے سٹیزنز کو نوٹس اور مقدمے شروع کر دیے, گرفتاریاں شروع کر دیں. ایک یہ ماڈل ہے. ان دونوں میں سے ہم کوئی بھی ماڈل نہیں اختیار کر رہے. آپ روٹین کے قوانین کے مطابق چلنا چاہ رہے ہیں, اس سے تو یہ لوگ کبھی بھی قابو نہیں آئیں گے. اور آپ نے کہا نیب, اگر نیب نہیں کرتا تو ایف آئی آپ کے کنٹرول میں ہے, براہ راست انٹیریئر منسٹری کے انڈر ہے, اس کو آپ کھڑا کر دیں مقابلے میں, وہ کرے. پھر لیگل ریفارم یا کوئی بھی لیجسلیشن اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک اپوزیشن آپ کے ساتھ نہیں ہوگی, کیونکہ سینٹ میں آپ کی میجورٹی نہیں ہے, سمپل میجورٹی بھی نہیں ہے. تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کسی ایک پارٹی کے ساتھ جب تک آپ ملیں گے نہیں, کوئی لیجسلیشن نہیں ہو سکتی. آپ کے پاس ایک ہی حل ہے کہ آرڈیننس پاس کریں, آرڈیننس جاری کر کے 6 ماہ کے لیے یہ سارا پروسیس کریں. جی میں صابر, اب میں آپ کو, ہم نے لوگوں سے, اب ایف بی آر ہمارے نیچے ہے, ایف آئی ہمارے نیچے, اینٹی کرپشن ہمارے نیچے. ہم نے فوری طور پہ جو پہلے تو سائن کیے اگریمنٹس, 26 ملکوں سے اگریمنٹ سائن کی. انہوں نے کبھی اگریمنٹ نہیں سائن کی ان پچھلی گورنمنٹ سے. اگریمنٹ کیا سائن کی کہ ہم آپ کے شہریوں کا ڈیٹا دیں گے, آپ پاکستانی شہری جو باہر بیٹھے ان کا ہمیں ڈیٹا دیں. 26 ملکوں سے جو اب تک ڈیٹا آیا اور ابھی ڈیٹا کھلتا جا رہا ہے, بڑے نام ہے نا, آپ حیران ہوں گے کہ 26 ملکوں سے جو اب تک پاکستانیوں کے بینک اکاؤنٹس آئے ہیں وہ $11 ارب ہیں. $11 ارب. ہم یہاں 4-4, 5-5 ارب ڈالر کے بھی دنیا کے چکر لگا رہے ہیں. $11 ارب پاکستانی شہریوں کے. لیکن دوسری چیز بڑی انٹرسٹنگ سامنے آئی, جب ہم نے دبئی سے منگوائے اور سعودی عربیہ سے منگوائے تو پتا چلا کہ جو اقامہ ہولڈرز ہیں ان کے انہوں نے ہمیں انفارمیشن نہیں دی. انہوں نے کہا جی یہ دبئی کے شہری کاؤنٹ ہوتے ہیں. اب آپ کو پتا چلنا چاہیے کہ یہ اقامے کیوں لیے گئے تھے. ملک کا پرائم منسٹر اقامہ لے کے بیٹھا ہوا ہے, وہ انٹیریئر منسٹر, فائنانس منسٹر, ڈیفنس منسٹر دوسرے ملکوں کی شہریت لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ انہوں نے منی لانڈرنگ کرنی تھی. انہوں نے جو یہاں سے پیسہ وہاں بھجوایا اقامہ کھول کے, وہ ہم نے جب اکاؤنٹ ان کے نام ہی نہیں آئے, کیونکہ یہ دبئی کے شہری, یو اے ای کے شہری گنے گئے. ادھر سے انہوں نے آگے بھیجے, جو ہمیں اب تفصیلات مل رہی ہیں, وہاں سے بھیجے آگے لندن, وہاں سے گئے سوئٹزرلینڈ, وہاں سے گئے ترکی. یہ سارے اب ہمیں اکاؤنٹس مل رہے ہیں. اس کو ٹائم لگ رہا ہے. لیکن میں آج آپ کو بتاؤں, ہم نے 3 دن پہلے سوئٹزرلینڈ سے سائن کیا. یہ سوئٹزرلینڈ 2014 سے لوگوں نے, جب امریکہ نے اپنے شہریوں کی جو آپ بات کر رہے ہیں, انہوں نے بتایا جی بتائیں شہریوں کے اکاؤنٹس کتنے ہیں. امریکنوں نے ان کو ٹیکس کیا, انہوں نے نہیں سائن کیا, ہم نے 3 دن پہلے سائن کیا. اب سوئٹزرلینڈ سے ہمیں پوری انفارمیشن آئے گی, اور انفارمیشن صرف یہ اب کی نہیں آئے گی, ہم نے 5 سال پہلے کی مانگی ہے, کیونکہ پینما کے بعد بڑے لوگوں نے اپنے سوئٹزرلینڈ سے اکاؤنٹس نکال لیے ہیں. ہم نے 5 سال کے پہلے, تاکہ ہمیں 5 سال مل جائے کہ ان کے جو اکاؤنٹس تھے وہ کس کس کے اکاؤنٹس تھے سوئٹزرلینڈ میں. یہ جو انفارمیشن ہے, یہ میں سوال یہ ابھی آپ سب کو کہ کیوں نہیں انہوں نے پہلے مانگے. یہاں ملک میں ڈالر کی کمی ہے, یہاں آپ آئی ایم ایف سے قرضے لے رہے ہیں. 16 دفعہ پاکستان آئی ایم ایف کے پاس گیا 30 سالوں میں. مجھے آج کہتے ہیں جی آپ آئی ایم ایف کے پاس کیوں بات کر رہے ہیں. 16 دفعہ ہم گئے ہیں. بنگلہ دیش اور ہندوستان 1 دفعہ گیا 30 سالوں میں, ہم 16 دفعہ گئے ہیں. تو 1 دفعہ آپ آئی ایم ایف سے قرضے بھی لے رہے ہیں,
दूसरा आप यही चेक नहीं कर रहे कि अरबों डॉलर पाकिस्तानियों का गैर कानूनी तौर पे बाहर पड़ा हुआ है, जो पहली दफा आप गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन ले रही है। ये डरे क्यों हुए हैं? क्योंकि जैसी जैसी इंफॉर्मेशन आ रहा है हमें चीजें पता चलती जा रही हैं। पॉलिटिकल फिगर्स के ड्राइवरों के 5-5 घर मिल रहे हैं दुबई के अंदर। अब अच्छा, अलहदा प्रॉपर्टीज की डिटेल्स आ रही हैं। अभी आपको जो प्रॉपर्टीज की डिटेल्स आ रही हैं वो अभी आई नहीं है बाकी मुल्कों से, सिर्फ जो दुबई से ही आई हैं। आप हैरान होंगे कि इस मुल्क में किस तरह का पैसा बाहर गया यहां से। तो इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग की रेगुलेशन भी एक छोटा सर बात वही है कि आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है नहीं, इसके ऊपर कानून है साबिर, इसके ऊपर कानून है। जब आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए और ये गैर कानूनी है, फिर आप उनको बुला के आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं, फिर आप उनके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। मैं चाहूंगा सब सवाल आपको हो गया, फिर आगे भी चल रहा है। 5 सेकंड जी। ये गिरफ्तारियां सर कब से शुरू होंगी? क्योंकि मामूल की कानून साजी से कुछ नहीं होने वाला। आगे असेंबली में वो मुझे बात नहीं करने देते, आप कह रहे हैं जब तक आप स्पेशल ऑर्डिनेंस नहीं लाएंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला, मैं ये कह रहा हूं। साबिर, मैं ये जरूर कहता हूं, मैं खुद तंग हूं कि इतना देर लग रही है, क्योंकि मुझे तो अब मेरे सामने फैक्ट्स आ रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से जब तक अगर हमने इस तरह गलत कर दिया किसी को, वो एक्चुअली बात जाएंगे कि जी देखिए मैं बेकसूर था। जिस तरह अभी भी कई जगह हुआ है, सारे मिले हुए हैं, नैब ने मिल के केसेस बनाए हुए हैं उनके साथ, उन्हीं के लोग नैब में बैठे हुए थे, उन्होंने केसेस ऐसे बना दिए जिनके लिए वकील इनके पास महंगे हैं। हम जो अब काम कर रहे हैं, हम थोड़ा जरा डिटेल में कर रहे हैं, ताकि इंशाल्लाह इस मुल्क को पैसा आने वाला है। मैं आज कौम को यह कहना चाहता हूं, आपको डॉलरों की कमी नहीं होने लगी। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप खुद ही देख लेंगे कि यहां हमारे पास इधर से भी डॉलर आएंगे, इन्वेस्टमेंट से भी डॉलर आएंगे। इकोनॉमी में हमने गवर्नेंस अपनी सिस्टम जो अब कर रहे हैं, स्लो है थोड़ा प्रोसेस, क्योंकि देर की तबाही हुई है, इदारे तबाह हुए हैं। ये गवर्नेंस सिस्टम ठीक करके इंशाल्लाह, देखिए पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऐसी जबरदस्त है, पाकिस्तान के पास वसाइल अनडिस्कवर्ड। ये जो एक्सॉन आया, मैं सिर्फ एक चीज अब कहता हूं, एक्सॉन जो आया, मेरी से उनकी मीटिंग हुई, उन्होंने मुझे बताया कि जी ये आपकी ऑफशोर, हमने एक तरबूजे को काट दो ना तो वो ऐसे करके पड़ा हुआ है जमीन समुंदर के नीचे। कहते हैं हमारा ख्याल ये है, और इंशाल्लाह ये हमें अगली जून तक पूरी रिपोर्ट मिल जाएगी, वो अपने पूरे लेके आ रहे हैं, रिग्स लेके आ रहे हैं वहां समुंदर के अंदर। वो कहते हैं कि इसमें हो सकता है कि 50 साल तक पाकिस्तान को गैस की कभी जरूरत ना पड़े। बहुत बड़ी बात है।